नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल खत्म करेंगे और इस एक क्लास को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे, क्योंकि जितने भी बन सकते हैं NCERT बेस्ड सब जगह से उठा लिए मैंने। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह पर भार क्या होगा, तो जरा देखिए, ये सब फॉर्मूले हैं जो कि मैं आगे आपको बताता जाऊंगा, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो सुनिए, अभी आपका पेपर है इसलिए आप जल्दी जल्दी जरा देखिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया है वो लिखेंगे, क्योंकि उसी से हमें फॉर्मूला की हिंट मिलेगी। जैसे m दिया है, उसने क्या 10 किलोग्राम, और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मतलब सेट है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी की सतह पर पूछ रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, W बराबर mg। भार क्या होता है, mg, W बराबर mg। m क्या होता है, द्रव्यमान, और g की वैल्यू जब देता नहीं है तब हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। g की वैल्यू जब देता नहीं है तब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और होती क्या है 9.8। तो इसने क्या सवाल में हमें दी है, इसने हमें सवाल में दिया, इसने सवाल में इतना पूछा है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर इसका भार कितना होगा। तो जरा समझिए, हमें पता है कि अप्रोक्स में 10 होती है और जो है करेक्ट वैल्यू वो 9.8 होती है। तो रख दीजिए जरा, W बराबर m कितना दिया है हमें, 10 गुणा 9.8। आंसर क्या आया, 98। ऑप्शन में किया 98 है क्या, है, तो आंसर हो गया। अगर वो अप्रोक्स में पूछता तो ये भी पूछ लेता है, 10 रख के ही बोल देता है वो, इसलिए तो 10 ये हो जाता और 9.8 की जगह 10 रखते तो 100 हो जाता। तो मैंने इसलिए आपको दोनों तरीके से बताया, क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये वो न्यूमेरिकल का है पता, बहुत बड़ा वो है कि कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो नहीं। आपको मैं पूरे फॉर्मूले लेकर आया हूं, शांति से समझना, 2-3 बार वीडियो देखना, और ये फ्री के नंबर रहते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। देखिए W बराबर mg रख दिया, आंसर आ गया, तो इससे घबराना नहीं है। अब जरा आप देख लीजिए कुछ फॉर्मूले जिनके बेस पर हम क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और mv संवेग क्या रहता है, संवेग रहता है P बराबर mv। संवेग क्या रहता है, P बराबर mv। संवेग क्या रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी संवेग के भी मिलेंगे हमें क्वेश्चन। P बराबर mv। अब जब हम mv इसमें रखेंगे तो ये p²/2m आता है, p²/2m आएगा। तो गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले, एक तो हाफ mv² याद रखना है आप, एक p²/2m याद रखना। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, गति है, p क्या है, संवेग है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का प्रतीक क्या रहता है, W, बल का F, विस्थापन का F। तो और ये थीटा, cos थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच बना हुआ कोण। तो आप डायरेक्ट याद रखिए W बराबर FS cos थीटा, या कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये हो गया। इस पर से बहुत फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं अभी वन रक्षक में। शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य मतलब W, करने की दर मतलब समय, तो कार्य अपॉन समय W/T। द्रव्यमान, देखिए अब ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक अगर आपको ले जाना है तो किया गया कार्य क्या होगा, mgh होगा। वस्तु को उठाने में वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, mgh। और वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, -mgh। ये वस्तु है, इसको अगर आपको उठाना है, ऊपर की ओर उठा रहे हो इसी डायरेक्शन में, तो प्लस में आएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अगर पूछ लिया जाए तो माइनस में mgh आता है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन फॉर्मूलों पर हम वो करने वाले हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 19.6 न्यूटन है। जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करो आप। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 19.6 न्यूटन है। तो भार बराबर क्या होता है, mg। ये भार पूछा है और भार बराबर क्या होता है, mg। अब बस रखना है, देखिए आप, भार क्या है 19.6 है, m क्या है निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, g क्या है 9.8 है। अब देखिए इतना सरल सवाल, m बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये फ्री के नंबर रहते हैं, बस इनका
हमें फॉर्मूले पते हों। आपको कैसे पढ़ाया जाता है, टीचर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन लेकर आ गए, खुद ही फॉर्मूले लगाते चले जाएंगे, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला। नहीं, मैंने जितने भी फॉर्मूलों से क्वेश्चन बन सकते थे पहले मैंने आपके सामने मैंने फॉर्मूले रखे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन रख रहा हूं जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से हम सारे न्यूमेरिकल करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 10। किसी वस्तु का आपेक्षित घनत्व 5.1 है, जल का घनत्व इतना है, तब वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक तो ये होता है घनत्व अकेला है। देखिए, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है आप वीडियो को 2 से 3 बार देखना। ये न्यूमेरिकल है, इनका खेल है कि एक बार में कम समझ में आएंगे, लेकिन दूसरी बार में ये ऐसे समझ में आएंगे कि देखते से ही आंसर लगा सकते हैं। 5.1 1000 पहला आंसर। इस तरीके से दिमाग चलता है इसमें। अब आपेक्षित घनत्व पूछा है, आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व पूछा है इसने, तो आपेक्षित घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय जल का घनत्व। जरा देखो, ये दो फॉर्मूले जो हमें याद रखना है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, और आपेक्षित घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व रहेगा, और नीचे क्या आता है? जल का घनत्व आता है। नीचे क्या आता है? जल का घनत्व। इसने हमें क्या क्या दिया है? आपेक्षित घनत्व दिया कितना? 5.1, और जल का घनत्व कितना दिया है? 1000, और पूछा क्या है? वस्तु का घनत्व x। जब आप इसमें इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.1 × 1,000,000, 5100 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट गति पर है सवाल। गति पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इवन एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में तो गति पर सवाल पूछे गए थे। तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी इनसे ही आए, और मनरक्षक में भी लगभग इन्हीं पर बेस्ड सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं गति पर। तो गति के 3 समीकरण जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, v = u + at, पहला v = u + at, s = u2 + ½ at², v² = u² + 2s। इनका रट्टा मान लेना, रट्टा मान लेना। एग्जाम के पहले क्या रहता है? एग्जाम के पहले ये रहता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ताकि दिमाग में अपने आप घुसता हुआ चला जाए। v = u + at। अब देखिए, इसमें v क्या है, u क्या है? पहले क्या आता है? u आता है या v आता है? पहले क्या आता है? पहले u आता है। तो u पहले मतलब प्रारंभिक वेग, v बाद में मतलब बाद का वेग। तो v क्या है? बाद का वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या रहता है? एक्सेलरेशन। a रहता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण a क्या रहेगा? त्वरण। t क्या रहेगा? टाइम। और s क्या रहता है? विस्थापन। एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। v पहले क्या आता है? u क्या रहेगा? पहले आता है तो प्रारंभिक वेग। v क्या रहेगा? बाद में आता है तो बाद का वेग। ये क्लियर हो गए 2 टर्म इसमें। s क्या रहता है? s रहती है विस्थापन, दूरी, s रहेगी। a क्या रहता है? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, a क्या रहेगा? त्वरण। और t से तो आपको पता ही है। अब देखिए, बल बराबर क्या रहता है? F = ma। F = ma, ये डायरेक्ट याद रखना है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बल को क्या कहते हैं? फोर्स। बराबर द्रव्यमान मतलब मास m, और एक्सेलरेशन मतलब a, त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण मतलब बल बराबर m, द्रव्यमान, और त्वरण a। इसको जरा देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए आपको। द्रव्यमान क्या रहता है? m, और त्वरण रहेगा a, ma। ये रहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण मतलब F बराबर ma। और ये क्या है? त्वरण। और त्वरण बराबर क्या रहता है? त्वरण बोलते हैं हम वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटे समय त्वरण होता है। और वेग में परिवर्तन कैसे होता है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या रहेगा? v बाद में आता है माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो यही मैंने यहां रख दिया, यही मैंने यहां रख दिया। तो आपको याद रखना है बल
बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब F बराबर ma। त्वरण यही है। संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv, P बराबर mv, इस तरीके से याद रखना। तो मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, और मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाते। कोई 10 क्वेश्चन लेके आ जाएगा, कोई 5 क्वेश्चन, ये वीडियो देखिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो एक बार जरा हम याद कर लेते हैं। देखिए भार, भार W बराबर क्या होगा, mg होगा। m क्या है, द्रव्यमान है। g क्या है, अगर g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो वही रखेंगे, नहीं तो अप्रोक्स में हम 10 भी रख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में आंसर 9.8 से आ रहा है तो वो भी रख के देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, गति है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। ये हो गई गतिज ऊर्जा। अब आते हैं हम गतिज ऊर्जा पर, इस पे भी बनेगी त्वरण। त्वरण रहता है वेग में परिवर्तन की दर। पहले सुनिए, वेग क्या रहता है, वेग रहता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और त्वरण क्या रहता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होता है, अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग क्या था, डिफरेंस ले लिया और अपॉन में टाइम से भाग दे दिया। प्रारंभिक वेग को हम u पहले आता है तो u से डिनोट करते हैं, v बाद में आता है तो v से डिनोट करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमने त्वरण पढ़ लिया। अब बल क्या होता है, F। बल क्या होता है, F। F बराबर होता है ma। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स F बराबर ma रखना है। a क्या है, v - u बटे t, हमने पढ़ा v - u क्या है, वेग, वेग और बटे समय। अब और क्या फॉर्मूला बनता है और देख लेते हैं। किसी वस्तु को h ऊंचाई तक अगर ले जाना है तो उसके द्वारा किया गया कार्य mgh होता है, mgh होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। h ऊंचाई तक h ऊंचाई तक अगर आप ले जाओगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, और स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, mgh। तो आपको याद रखना है mgh क्या होता है, किया गया कार्य। क्या ये मेरी बात समझ पाया, किया गया कार्य क्या होता है, mgh, जब किसी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाना है। तो इतने फॉर्मूले अभी तक हैं, इन्हें याद रखो। और संवेग बराबर क्या रहता है, द्रव्यमान गुणा वेग। सर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग कितना होगा। देखिए हमें पता है संवेग क्या रहता है, हमें पता है संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, देखिए संवेग होता है क्या, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ये हमें पता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। P बराबर mv, P बराबर mv, P बराबर mv। P क्या है, P क्या है, संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन खत्म। क्या है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है 10 और उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है 2, संवेग निकालना है, 10 × 2 20 आ गया। एक कार ब्रह्म अवस्था से चलकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 20 सेकंड तक चलती है, इसकी गति कितनी होगी। ये सवाल वो सवाल हैं जो आपको सीधे नंबर दिलाएंगे, लेकिन ये सवाल हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हम इन्हें करेंगे। देखिए हमें पता है 3 समीकरण है गति के हमारे पास, v = u + at, v² = u² + 2as, और s = ut + ½ at²। अब इसके जितने भी इस कहानी में पात्र हैं हमने सबको बता दिया था कि कौन क्या है, ये हमें अच्छे से पता है। अब कैसे पता चलेगा कि गति के फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए कार है, गति दिख रहा है आपको, त्वरण से चल रही है, तो ये और ये किस में आता है, गति, प्रारंभिक वेग, त्वरण, तो ये सब किस में आता है, गति के समीकरण में ही तो आता है। तो इसलिए यहां से आपको हिंट मिलेगी कि हमें गति के समीकरण लगाना है। देखिए एक कार ब्राह्म अवस्था का मतलब क्या है, रुकी हुई है, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। u बराबर 0, u पहले आया, प्रारंभिक वेग, u के बाद v आता है, v बाद में आता है, ठीक है। और v बराबर क्या करना है, 20 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा, v बराबर बाद 20 सेकंड बाद, तो v बराबर क्या करना है, निकालना है। और क्या दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, एक क्या दिया है हमें, 2 दिया है। 20 सेकंड बाद टाइम क्या दिया है, 20 दिया है। अब जरा आप देखो, हमें सबसे पहले तो ये लिख लेना है ताकि फॉर्मूला दिखा रहा है कि अब भैया ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, तो ये आएगा, v भी है, u भी है, a भी है, t है, पहले में ही आ जाएगा, तो पहले में रख दो। v निकालना है, u है 0 + a कितना है 2, t है 20। ये आंसर आ गया है आपका, 2 × 20 क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकंड आपका वेग आ गया। तो हमने ये देखा गति के समीकरण होते हैं 3, v = u + at, v बराबर u + at, और s बराबर ut + ½ at²,
तो तीसरा रहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v क्या है, v बाद में आया तो बाद का वेग, u पहले आया तो प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है, t क्या है टाइम है, s क्या है विस्थापन है। और हमें कैसे पता लगा कि गति के समीकरण लगेंगे इसमें, तो आपको हिंट देख के मिल जाएगी। कार विरामावस्था से चलकर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से जा रही है, 20 सेकंड तक चल रही है, मतलब गति है, मूवमेंट है। तो हमें गति है, चल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे तो आप में गति होगी या विरामावस्था में ही खड़े रहोगे। तो आपको समझना यह है। अब हमें ये जरूर लिख लेना है, इनसे क्या रहता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आया तो हमारा दिमाग नहीं चले हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने ये लिख लिए जे तो हमें लगेगा कि यार इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ये सब आए, तो आप वहां से यहां तक भी पहुंच सकते हो। एक कार विरामावस्था से चलकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से जाती है, 5 मीटर बाद इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है, थोड़ा सा हम लेवल का क्वेश्चन भी लेंगे जो थोड़ा सा टफ होता है कि आपका दिमाग खुले। देखिए, कार द्वारा तय की गई दूरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखो दूरी किस में आ रही है, ये अभी हमने पढ़ा, दूरी s का मतलब होता है दूरी, दूरी एक ही समीकरण में आ रही है जो कि है गति का दूसरा समीकरण, इसलिए हमने दूरी वाला उठा लिया। अब इसके लिए चाहिए क्या क्या है वो देख लो, तो उसमें क्या क्या चाहिए, अगर सब मिल जाए तो हम दूरी निकाल लेंगे। कैसे भाई, u मिल जाए, t मिल जाए, a मिल जाए तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमें दिया है कितना 2, टाइम क्या दिया है 5 मिनट दिया है, ये याद रखना 5 मिनट। और एसआई पद्धति में टाइम का मात्रक क्या रहता है, सेकंड रहता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, सेकंड में हो गया। और क्या दिया है, विरामावस्था दी है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। और क्या पूछा है, तय की गई दूरी। अब मेरी बात सुनिए, प्रारंभिक वेग u है क्या 0, 0 में t का गुणा करो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा चला गया, 0 हो गया। प्लस में क्या है हाफ a, त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन 2 है, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 5 गुणा 60, 5 गुणा 60 कितना होता है, 5 गुणा 60 कितना होता है 300, 300 5 गुणा 60। लेकिन एक टी है यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या है 300 5 गुणा 60, और टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 300 गुणा 300। इससे ये कट गया और ये 0 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 300 गुणा 300। लेकिन पूछा किस में है उसने, किलोमीटर में, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का हम भाग देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगी और 1 जीरो से ये, तो 30 या 90 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, स्थिर स्थिति मतलब प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है। तो देखिए u बराबर क्या है 0 है, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी किसकी यूनिट होती है, त्वरण की। और इसने दिया भी है कि त्वरण अगर नहीं भी देता 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से, तो हम समझ जाते मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, त्वरण की। अब देखिए ये दिया है 8, क्या पूछा है 3 सेकंड के बाद टाइम दिया है 3, इसकी गति क्या होगी। तो बाद पूछा है, तो देखिए पहले समीकरण में क्या मिलता है u प्लस ए टी, ए मिल गया हमें 8, टी मिल गया हमें 3, u मिल गया क्या 0, और भी पूछा है तो भी क्या हो जाएगा 8 या 24। आप देखिए आप इन्हें बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तब ही कर सकते हो आप। और ऐसी वीडियो मैं बार बार लेकर आऊंगा आपके लिए दोस्तों। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वन रक्षक जेल पैरी में तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा इस चैनल से, लेकिन एमपी पुलिस, एमपी एसआई जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं जितना भी मैथ है, जितनी भी इंग्लिश है, सारा कुछ इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ देखिए, अभी मतलब 1-2 दिन में एक मैं मैथ की मैराथन लेकर आऊँगा जिसमें 6 से 7 टॉपिक रहेंगे। सीआई रहेगा, कार्य रहेगा, और ये टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं ना, लाभ हानि, ये सब टॉपिक की एक मैराथन लेकर आऊँगा। इंग्लिश में PQRS जो कि पैरा जंबल होते हैं 6-6 नंबर के आ रहे हैं, उनकी मैराथन लेके आऊँगा PQRS। और ये जो भी सब है ना वो 1-2 दिन में ही सिर्फ मैं लेकर आने वाला हूँ। हो सकता है मैं आज ही ले आऊँ या कल ले आऊँ, इस पर काम चल रहा है, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी दोस्तों। तो उस वीडियो को भी सपोर्ट करना और इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर फैलाना। कोई मोटर कार अपने वेग को 60 मीटर पर सेकंड से इतना कर देती है। इस कार का त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है हम पढ़ के आए हैं,
भूलना नहीं है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग, वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे समय। दर को क्या कहते हैं? टाइम से डिनोट करते हैं। तो देखिए 60 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर, मतलब बाद में 80 हो गया, पहले क्या था 60 और टाइम दिया है 10, तो त्वरण क्या आ जाएगा आपका? सॉल्व कर लेना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि कोई मोटर कार 10 किलोमीटर की दूरी, तो ये है औसत चाल वाला क्वेश्चन। औसत चाल आपने मैथ में पढ़ी होगी। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो जोड़ लो, दूरी कितनी है इसमें? 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो 20 10 30 30 15 क्या हो गई? 45 किलोमीटर कुल दूरी। कुल समय क्या है? 2 2 और 1 5 समय है इसमें। 45 बटे 5, 45 कुल दूरी, 5 समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आंसर 9। देखिए 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु, इसमें क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट सेम है, ठीक है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसको वेग को 30 मीटर से इतना कर दिया जाता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? बल बराबर क्या रहता है? बल बराबर क्या रहता है? बल बराबर F बराबर क्या रहता है? रट लो, F बराबर ma, 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 F बराबर ma। अब देखिए क्या क्या बोला है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान, 4 मिल गया, ठीक है। बल पूछा है 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ये क्या है? त्वरण। और त्वरण का अगर डायरेक्ट दे दिया तो त्वरण रख देते हैं, नहीं दिया तो त्वरण होता क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम उसने अलग से दिया है 4, तो क्या हो गया? 10 बटे 4। ये क्या हो गया? त्वरण हो गया। गुणा कर दीजिए, एक क्या आ गया? 10 बटे 4, 4 से 4 कट गया, तो F बराबर आ गया 10। ये समझिए आप। ए अगर वो डायरेक्ट बोल देता कि ए बराबर आपका मतलब जो त्वरण है वो 10 बटे 4 है, तो रख देते। उसने नहीं बोला, उसने वेग दिया है कि वेग में क्या दिया? ये दे दिया आपको यू दे दिया, ये दे दिया भी दे दिया, और ये क्या है? टी है। तो हमें पता है जब भी यू टी मिल गए, और त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर, v माइनस यू है। 10 किलोग्राम का एक वस्तु जो कि ब्राह्मावस्था से हम क्या समझ गए? ब्राह्मावस्था से हम समझ गए कि प्रारंभ में वेग क्या है? 0 है। 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होता है? a। लेकिन देखिए इसने दिया क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो दिया है वो लिखो। m क्या है? 10 और 50 न्यूटन। f क्या है? ये है कितना? 50, ठीक है। टाइम क्या है? दिया है 2 सेकंड, ये गुमराह करने के लिए दिया होगा। वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या है? a। त्वरण ज्ञात करना है। अब मुझे आप बता दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, F बराबर ma, F बराबर ma, तो a ये है, F कितना दिया है? 50, m कितना दिया है? 10 इंटू a, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 50 बटे 10 क्या हो जाएगा? 5। तो त्वरण क्या आ जाएगा? 5। इसमें सेकंड की आवश्यकता नहीं है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली, अब ये गोली चलेगी जो कि इधर उधर संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। दूसरा नियम, पहला नियम, अगर कोई वस्तु ब्राह्मावस्था में है तो वह ब्राह्मावस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। इससे हमें पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से क्या मिलती है? दूसरे नियम से क्या मिलती है? दूसरे नियम से हमें मिलता है बल का व्यंजक। और तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, ये गोली वाला जब भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि डेल्टा पी संवेग संरक्षण ये लिख रहा है। आप मेरी एक बात याद रखना, इसने क्या पूछा है? ये P बराबर mv, और ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी याद नहीं रहे तो आप तो mv बराबर mv रखना, mv बराबर mv। ये गोली का mv हो गया, ये बंदूक का mv, ये गोली का mv। m क्या है आपको पता है? m और v, ये गति है, ये द्रव्यमान है। अब देखिए यूनिट सेम होना चाहिए। 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, तो गोली की जगह हमने क्या रख दिया? द्रव्यमान दिया m, गोली का, तो गोली का। मैं क्या कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लो।
ये वाला क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो इसमें क्या रहता है, डेल पी समीकरण ये सब नहीं बनाना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप तो जैसे ही क्वेश्चन आए आप एम बी बराबर एम बी रख देना। पी बराबर क्या होता है, एम बी। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा एम बी। तो जितना उस तरफ संवेग उतना ही उस तरफ, तो एम बी बराबर एम बी, एम बी बराबर एम बी, ये याद रखना। एम बी बराबर एम बी, एम क्या होता है द्रव्यमान, बी क्या होता है वेग। तो देखिए अब इस तरफ अगर मैंने बोला कि गोली, गोली कैसी रहती है, ये गोली, गोली का खेल चल रहा है, और ये चल रहा है आपकी किसका, बंदूक का खेल। तो देखिए 20 ग्राम द्रव्यमान बोला है, तो 20 ग्राम में बोला है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या रहती है, किलोग्राम। तो मैंने इसे किलोग्राम में करने के लिए क्या लगा दिया, 1000 का भाग दे दिया। 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, 2 किलोग्राम के बंदूक, बंदूक इस तरफ लिखना है, बंदूक का द्रव्यमान इस तरफ लिखना है, 2 लिख दिया, किलोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। 150 मीटर पर सेकंड के वेग के से छोड़ी जाती है क्या, गोली, तो गोली की गति इस तरफ लिख देना है 150। तो क्या बताना है, बंदूक का प्रक्षेपित वेग कितना होगा, ये अगर आगे जाएगी तो बंदूक पीछे कितनी जाएगी, तो बंदूक की क्या बताना है, गति, मतलब भी बताना है। अब ये समीकरण में जैसे ही आपने सेट कर लिया, तो अब क्या, काटा पीटी, कैसे देख लीजिए, 0 से 20 पंजे 100, ये हो गया 50, 50 दिया 150, ये हो गया 3, और आंसर आ गया आपका 3/2, 3/2। ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझे इसे, गोली वाला बंदूक वाला क्वेश्चन है, एम बी बराबर एम बी, एम किस एक तरफ एम बी बंदूक का पूरा, एक तरफ एम बी गोली का, इन जो दोनों में भरते जाओ, जो भी पूछा है वो एक रहेगा, तो एक पूछेगा वो, बाकी 3 दिए रहेगा। 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो आप इसमें लगा दीजिए F बराबर एम ए, तो 30 आता है 21, 7 हो जाएगा। F बराबर एम, लगाकर बताऊं क्या, F कितना है 21, M कितना है 3, और A पूछा है, तो तीनों में क्या है, F बराबर एम ए दिख गया हमें। जैसे ही हमने लिखना स्टार्ट किया, ये जरूर मेरी बात ध्यान रखना है फिजिक्स में कि दिया क्या है, F 21 दिया है, M कितना दिया है 3 दिया है, A पूछा है। तो ये जो पात्र हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि F M A, एग्जाम में ध्यान नहीं आएगा कि ये कौन से फॉर्मूले में आता है, पढ़ के सवाल हो सकता है ध्यान ना आए एग्जाम में कि ये कौन से फॉर्मूले में आता है, लेकिन जब जैसे ही देखेंगे हम F M A दिया है यार, दिमाग चल जाएगा कहीं, एक F बराबर M भी फॉर्मूला होता है, तो वहीं से ये सॉल्व हो जाएगा। 10 किलोग्राम की वस्तु विराम अवस्था में, अगर विराम अवस्था में है तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, और प्रारंभिक वेग क्या होता है, u पहले आता है, तो u बराबर 0, और क्या दिया है, टाइम बराबर क्या दिया है 2, टाइम बराबर क्या दिया है 2, और 50 न्यूटन, F क्या दिया है 50, ये लिख लो पहले आप। M बराबर क्या दिया है, M बराबर दिया है 10, और क्या दिया है, इसने पूछा क्या है, प्राप्त वेग भी पूछा है भी। अब ये तो पता है आपको विराम अवस्था में है, फिर 50 न्यूटन 2 सेकंड के लिए लगता है, गति का समीकरण लगाना है, तो v = u + at। अब देखो इसमें v निकालना है, u विराम अवस्था 0, a पता नहीं है, t दिया है कितना है, t 2 है, अब a निकालना है, इसमें काम बन जाएगा। a निकाल दोगे तो जो पूछा है भी वो आ जाएगा। तो a कैसे निकालोगे, f m दिख रहा है, तो f बराबर m है, f बराबर m है, तो 50 बराबर 10 गुणा a, 10 इस तरफ आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 रख दो आप, a बराबर 5, तो 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10। मैं फिर से ये कहूंगा कि जो दिया है वो लिख लो, ताकि फॉर्मूले दिखने लगे, आपको याद सब रहते हैं फॉर्मूले। आपको मैं बताऊंगा सारे चैप्टर के फॉर्मूले बताऊंगा, इसी स्लाइड में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, कुछ शुरू में कर लिए, कुछ आगे आने वाले हैं, सब याद रहेंगे आपको टोटल। F बराबर एम ए, ½ mv², p²/2m, और mgh, ये सब याद रहेंगे आपको। लेकिन ये है आपने रख लिया p बराबर एम बी, इतने सारे फॉर्मूले एकदम अप्लाई हो पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ये न्यूमेरिकल है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका कोई ट्रिक मिर्क नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जैसे ही लिखोगे तो आपको जो पुराने फॉर्मूले याद हैं, जो इतने सारे रटे हैं आपने, वो आपके सामने दिखने लगेंगे। कैसे, यहाँ F आया, यहाँ M आया, तो कुछ दिमाग कहेगा कि F बराबर M भी पढ़ा है, यहाँ V आया, यहाँ U आया, यहाँ T, दिमाग कहेगा V = U + at भी पढ़ा है, और उसी से फॉर्मूले अप्लाई होते हुए चले जाएंगे आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 न्यूटन का बल 4 मीटर विस्थापित 40 जूल कार्य, तो बल और विस्थापन के बीच कोण। अब कोण हमने शुरू की स्लाइड में क्या बताया था, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फॉर्मूले आपको पता ही है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है W, बल क्या होता है F, विस्थापन क्या होता है S, और क्या लगाते हैं इसमें cos θ। S विस्थापन मतलब जैसे कोई वस्तु ये है,
ये है, इसमें धक्का लगा दिया आपने तो ये 5 मीटर विस्थापित हो गई, मतलब वही दूरी चल गई 5 मीटर। ठीक है, कार्य कितना दिया है, 40 जूल कार्य करता है। बल कितना दिया है, 40 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया है, कितने मीटर विस्थापित हुई, कितने मीटर विस्थापित हुई, 4। तो इसको आप 2 कर लीजिए कि 2 मीटर विस्थापित हुई, 2 मीटर विस्थापित हुई। कितने मीटर विस्थापित हुई, 2 मीटर। और क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। तो देखिए 40 से 40 कट गया है, 40 से कम 40, ये 2 इसके नीचे आएगा, 1/2 बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है, इतना तो आपका पता ही होगा कि कॉस 1/2 किसका मान होता है। आंसर बी आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 25 किलोग्राम के एक वस्तु को 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, प्रक्रिया में कितना कार्य करना पड़ेगा। मैंने बोला वस्तु को अगर उठाना है, वस्तु को अगर उठाना है, मैंने बोला वस्तु को उठाना है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव mgh, और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य vmgh होता है, लेकिन वो निगेटिव हो जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इस तरफ लग रहा है, वस्तु इस तरफ। ये उठाना है मुझे, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, नीचे की ओर, और वस्तु कहाँ उठा रहा हूँ मैं, ऊपर की ओर। तो ये अपोजिट हो गए, ये अपोजिट हो गए, ये अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो क्या माइनस में आ जाएगा कार्य, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कार्य, और माइनस में आ जाएगा कार्य। जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पूछे, वस्तु के द्वारा पूछे तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए, और ये पूरी बात फॉर्मूले में लिखी है पहली स्लाइड में। 25 किलोग्राम के एक वस्तु को 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कैसे निकालेंगे, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य mgh, mdh नहीं mdh मसाले पर पहुंच जाओ, mgh किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल या वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो m क्या है, m क्या है, 25 किलोग्राम, ये लिख दिया। g क्या है, क्या सवाल में दिया है, नहीं दिया, तो हम 10 मान सकते हैं। क्यों, क्या होता है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अप्रोक्स में से क्या लगभग 10 मान सकते हैं। तो mgh कितना उठाया जाता है, 3 तक, तो ये आ गया 3, कर लीजिए गुणा 25 × 75 × 10 750, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चल रहा है, 15 सेकंड की ऊंचाई तक चल रहा है, तो क्या गया कार्य क्या होगा। तो वही पूछ रहा है मोहन की शक्ति क्या है, और शक्ति क्या होती है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहूंगा, इसलिए पढ़ा रहा कि आपका एग्जाम है और आपको रिवीजन करना है, और भी मुझे वीडियो लेकर आनी है, तो आप जल्दी जल्दी समझिए नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्मूले तो बता ही दी और किस तरीके से करना है वो भी बता दिया आपको। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर मतलब समय, शक्ति कहलाती है। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल। तो हम लिख सकते हैं कार्य या ऊर्जा बटे टी, ये क्या होती है, शक्ति होती है, ये क्या होती है, शक्ति होती है। अब देखो कार्य निकालना है, कार्य निकालना है, तो ये व्यक्ति यहां तक जा रहा है, मतलब mgh से इसका कार्य निकल जाएगा। m क्या दिया है 40, g क्या दिया है, g क्या दिया है, देखो शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्य, कार्य बराबर होगा mgh अभी पढ़ के आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो mgh लगाएंगे। अब m क्या है इसमें, m क्या है, m ये दिया है, देखो m द्रव्यमान 40, g क्या दिया है भैया, नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो क्या मानेंगे, g बराबर 9.8 होता है, अभी बताया, लगभग में से 10 मान लिया। mgh, h दिया है क्या, हाँ h दिया है, क्या दिया है 50 सीढ़ियां, h बराबर देखो 50 सीढ़ियां, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा ही पद्धति में नहीं है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे देंगे। तो ये हाइट दी है हमें, हाइट क्या दी है 50 × 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो हो गया कार्य। h ये है आपका, h क्या हैगा, ये हैगा, g क्या है 10 है, m क्या है 40 है, और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम से भाग दे देंगे क्योंकि कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय। टाइम कितना दिया है आपको 10 दिया है, तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, काटा पीटी करना है अकेली। ये से ये चला गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 300 वाट के लगभग आंसर आ गया। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ, ये देखिए जरा कैलकुलेशन, ये है 40 × 10 × 50 × 15 डिवाइडेड बाय 100 × 10, इसको काटना है, 50 दूनी 100, और 2 से 40 20 बार गया, 10 से ये 10 चला गया, बचा क्या 20 × 15, तो 300 आंसर आ गया। मैं ये समझा रहा हूँ, मैंने जो हाइट निकाली है, हाइट
ये कैसे निकाले, देखिए 1 सीढ़ी, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, फिर 4 सीढ़ी, फिर 5 सीढ़ी। अगर आप ये बताओ प्रत्येक सीढ़ी अगर 15-15 सेंटीमीटर की है और कितनी सीढ़ियाँ, 50 सीढ़ियाँ, तो चाहे तो मैं 15-15 50 बार लिख दूं या चाहे मैं 50 गुणा 15 लिख दूं, बात तो यही है। तो ये टोटल ऊंचाई हो गई और ये 15 सेंटीमीटर में है तो मैंने मीटर में करने के लिए 100 से भाग दे दिया। अब चलते हैं, गेंद बोला है 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन पर टकराती है, 2.5 मीटर की उछलती है, ये करती है। और गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में परिवर्तन, जब भी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में परिवर्तन पूछे, जब भी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में परिवर्तन पूछे, याद रखना हाइट का डिफरेंस बटे ऊंचाई का अंतर डिवाइडेड बाय प्रारंभिक ऊंचाई, हाइट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट इनटू 100 बस। तो ऊंचाई का डिफरेंस ले लो, जब भी प्रतिशत में परिवर्तन पूछे गतिज ऊर्जा में तो ऊंचाई का अंतर ले लो। एक ऊंचाई क्या दी है, 10 मीटर दी है, और एक ऊंचाई क्या दी है, 2.5 मीटर दी है। ऊंचाई का अंतर क्या आ जाएगा, 10 मीटर और 2.5 मीटर के 10 माइनस 2.5, ये आ गया क्या, ऊंचाई का अंतर। ये काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत में कमी होती है, हानि होती है। तो मैंने क्या बोला, ऊंचाई में डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट। शुरुआती हाइट कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई है पहली हाइट। 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पहले जमीन पर टकराएगी, फिर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलेगी, तो पहले तो गिराया जाता है। तो प्रारंभिक हाइट क्या है, 10 मीटर। तो दोनों हाइट का डिफरेंस 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक हाइट, तो क्या आ गया, 10 में से 2.5 गया 7.5, प्रारंभिक हाइट क्या है 10, प्रतिशत निकालना है इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इससे ये चला गया तो आपका आ जाएगा आंसर 75%। 750 बटे 10 क्या आ जाएगा, 75%। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछे तो दोनों हाइट का अंतर, दोनों ऊंचाइयों का अंतर डिवाइडेड बाय प्रारंभिक हाइट, ये परसेंटेज में आ जाएगा 75%। किसी वस्तु चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन को 8 कूलम, पहले लिख लो क्या बोल रहा है भाई तू, ये बोल रहा है भाई 8 कूलम का आवेश है, इसे क्यू से दर्शाते हैं, तो क्यू आ गया 8 कूलम, ठीक है। टाइम क्या है, 2 सेकंड है, ठीक है भैया। और क्या बोल रहा है, करंट मतलब पूछ रहा है, ये करंट मतलब आई पूछ रहा है कि आई क्या होगा, आई पूछ रहा है आई क्या होगा। क्या ऐसा फार्मूला अपने बचपन में या अभी स्ट्रगल लाइफ में पढ़ा है क्या, क्यू दिया हो, टी दिया हो, आई दिया हो, आप बोलोगे कि एक होता था क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, या आई बराबर क्यू अपॉन टी, ऐसा फॉर्मूला होता था, हाँ होता था। तो ये क्यू क्या है, 8 है, 8 ये दिया है ना, 8 कूलम आवेश, और टी क्या है आपका 2, तो क्या आंसर आ गया 4, 8 बटे 2 क्या आ गया 4, आपका सी आंसर आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अब जैसे 8 कूलम दिया है, आवेश दिया है, तो ये क्यू क्या होता है, आवेश होता है, क्यू क्या होता है, आवेश, इसका मात्रक क्या होता है कूलम, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आपको समझ में आया क्या, फॉर्मूले में पुट अकेले करना है, लेकिन उससे पहले आपको लिख लेना है। अब मैं इसके फॉर्मूले ही बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गेंद 4 मीटर पर सेकंड वेग है इसका, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, गतिज ऊर्जा। तो भैया गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, गतिज ऊर्जा के जितने भी फॉर्मूले रहते हैं लिख लेते हैं। हाफ mv² रहता है, और काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा रहती है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, हाफ mv² हो गया p²/2m, एक ये होता है। तो गतिज ऊर्जा के 2 फॉर्मूले। अब आप बोलोगे p कहाँ से आ गया, तो p बराबर क्या होता है, संवेग होता है, p क्या है, संवेग, और संवेग हमने पढ़ के आए क्या, mv, p बराबर mv, ये संवेग हुआ mv। अब देखो mv एक तो है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, हाफ गतिज ऊर्जा का जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा है ना, ये कहाँ से आया, p²/2m, हाफ मैंने ऐसा कैसा रखा, m भी ऐसा रखा, और v² 2 भी है, एक भी मैं यहाँ ले आया, मतलब इनटू में कर दिया। अब मैंने कहा यार ये m भी एक है, p बराबर m भी, एक और m मिल जाता, ठीक है, अगर m का गुणा कर रहे हो तो m का भाग भी दे लो आप, दे लिया। तो ऊपर क्या बचा आपका, एक m भी ये है और एक m भी ये है, तो m भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, m भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या m² v²। अब देखो m भी क्या है p, और m भी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²/2m। तो मैंने ये बताया आपको कि कंफ्यूज ना हो कि ke बराबर p²/2m गतिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला कैसे आ गया, तो वो भी आ गया, हमने देख लिया। अब और गतिज ऊर्जा से क्या क्वेश्चन बनता है, प्रतिशत में कितना नुकसान हुआ, तो वो हमने अभी पिछला ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं। अब जरा देखिए आप,
ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन है फिर गतिज ऊर्जा का, और गतिज ऊर्जा के दो ही फॉर्मूले पड़े हैं, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और के ई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। पी क्या होता है? संवेग। और यहाँ क्या दिया है? संवेग क्या होगा, मतलब पी क्या होगा? तो हमने बताया कि पी मतलब पी के फॉर्म में एक ही फॉर्मूला है, के ई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, के ई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। अब ये गतिज ऊर्जा है, इसको क्या कर दी उसने? 256 गुना, मतलब ये अगर 1 गुना थी तो ये क्या होगा? 256 गुना कर दी। और पी स्क्वायर बाय 2m में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर समानुपाती पी स्क्वायर समानुपाती 256, तो पी स्क्वायर बराबर 256, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 256, जो कि होता है 16। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? 16 गुना सी। अब देखिए, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 8 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस बल द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया था 2 फॉर्मूले याद रखना। अगर ये क्या है, ये क्या है? ये पृथ्वी है। अगर ये पृथ्वी है और इसे क्या रखी है? ये पेन रखी है। अब देखिए, आप चले इसे उठाने के लिए, आपने इसे ऐसे उठा दिया, आपने बोला वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु कहाँ गई? ऊपर की ओर, और उठी भी कहाँ? ऊपर की ओर, तो प्लस mg है। अब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अगर आपने वस्तु को उठाया, वस्तु गई ऊपर, और पूछ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे, तो होगा तो mgh ही, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? माइनस में। तो mgh किया गया कार्य क्या होगा? mgh, ना कि mdh। mdh मसाले नहीं, mgh। m कितना है? m कितना है? 5g। g कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दिया ही नहीं है तो लगभग में रख दो 10 g, और h क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। m क्या है? 5 है, 8 क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी mgh, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 400 गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की, तो माइनस में। जब कोई वस्तु बल की दिशा में इतनी दूरी तय करे तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कार्य तो हम अभी पढ़ के आए हैं, कितनी बार बोले कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होगा। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो कार्य निकालना है। कार्य बल क्या दिया है? बल दिया है 15, बल दिया है 10 और विस्थापन 15 दिया है। ये विस्थापन हुई ना, 15 मीटर की दूरी तक चली, अगर यहाँ थी धक्का लगाया 15 मीटर तक चल गई तो ये विस्थापन हो गया। तो 15 गुणा 10 कितना होगा? 150। आंसर आ जाएगा आपको, यही पूछा है ना। हाँ, अब कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ही ना। कैसे किसी भी एग्जाम में बैठा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या रहता है? आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं और आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर Q अपॉन T। शक्ति पढ़ के आ गए, कार्य या ऊर्जा बटे समय। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? एक कार्य का फॉर्मूला और होता है, एक कार्य का फॉर्मूला और होता है क्या? Q इंटू V, आवेश इंटू विभवांतर। कार्य के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, कंफ्यूज मत होना। विद्युत धारा के फॉर्म में क्या होता है? कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर। वस्तु को उठाओगे तो किया गया कार्य क्या होगा? mgh। वस्तु विस्थापित होगी तो किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। शक्ति का कार्य ऊर्जा बटे समय। लेंस की शक्ति इंपोर्टेंट है। लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं? डायप्टर में। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। P शक्ति, F फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या रहेगी? प्लस में रहेगी, और अपतल लेंस की माइनस में रहेगी। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में। तो इन सब के हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर आ जाएगी, C से दर्शाते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल भी आ जाएगा इसमें, भी। अब देखो क्या बोला है उसने? हीरे का अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना। मतलब अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है तो ये इसका कितना है? 0.42 गुना है। मतलब 1 गुणा 0.42 गुना है, मतलब 0.42 ये है। रख दो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 1, और माध्यम में प्रकाश के माध्यम में ही वस्तु की चाल क्या है? 0.42। ये क्या आ जाएगा? 2.4। हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 2.4। ठीक है, ये आ जाएगा 2.4। एक लेंस 2 डायोप्टर की है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी बताओ। हम अभी पढ़ के आए हैं कि उत्तल लेंस की पॉजिटिव लेंगे, अपतल लेंस की नेगेटिव। तो जरा बोलिए, यहाँ पर पॉजिटिव में है तो क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन काट दूं मैं? कौन सा ऑप्शन काट दूं मैं? नेगेटिव। ये अपतल नहीं होगा। अपतल क्यों नहीं होगा? अपतल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस में होती है, और
प्लस में दी है तो वह उत्तल लेंस की होगी, तो अवतल हट गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि उत्तल होगा। अगर डू डायोप्टर शक्ति है तो लेंस का प्रकार क्या होगा, उत्तल होगा। फोकल लंबाई क्या होगी, फोकल लंबाई कैसे निकालेंगे, P बराबर 1/f। f क्या है हमारी लेंस की शक्ति, f क्या है फोकल लंबाई। फोकल लंबाई निकालना है तो f बराबर 1/p, और p क्या होती है शक्ति, और शक्ति दी है इसने 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 प्लस में, ये प्लस में ही आया ना, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ये कोई सरफेस है, ये कोई माध्यम है, ये आपतित किरण है, ये क्या है परावर्तित किरण, और ये क्या होता है अभिलंब होता है। अभिलंब क्या बोलते हैं, मैथ में पढ़ा होगा, लंब। लंब मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर मैं इसको 30 ले लूंगा, इसको 30 ले लूंगा, ये इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बना। ये अगर मैंने 30 ले लिया तो ये कितना आया, ये कितना आया, ये आ जाएगा मेरा 60, ये आ जाएगा मेरा 60, और ये 60, तो ये भी कितना आ जाएगा 30। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये क्या है आपतन कोण, ये क्या है परावर्तन कोण। ये क्या है, जब कोई किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, ये समतल दर्पण अगर मैं मान लूं तो ये आपतित होती है, तो ये 60 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है। चलो इसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, कोण ही बनाना पड़ेगा, तो कोण बना लेते हैं। देखिए समतल दर्पण बना लिया, ये है आपतित हो रही है, आ जाओ हो जाओ आपतित, हो गई है आपतित। अब क्या बोल रही है ये बोल रही हैं कि हम 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होंगे। किसके साथ, अभिलंब के साथ या समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण के साथ। तो ये है समतल दर्पण, इसके साथ बना लिया 20 डिग्री का कोण। और ये क्या रहता है हमारा, ये क्या रहता है, अभिलंब रहता है। और अभिलंब हम क्या बता कर रहे हैं कि अभिलंब, लंब मतलब ये 90 डिग्री का रहता है। ये अगर 20 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये टोटल क्या होगा 90 डिग्री का, तो ये कितना बचा 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। ये क्या रहता है आपतन कोण। अब ये है परावर्तित किरण, तो ये क्या रहेगा परावर्तन कोण। और हमने पढ़ा आपतन कोण बराबर क्या रहता है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण भी क्या रहेगा 70। अब उसने क्या पूछा है वो देख लो। आपतित और परावर्तित किरणों, आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, तो इनके बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण क्या है 7 दूनी 14, 140 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी शक्ति इतनी दी है, अवतल लेंस की शक्ति दी है, संपर्क में रखा जाता है संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति में कुछ नहीं करना, संयोजन शक्ति में डायरेक्ट जोड़ना है, आपको डायरेक्ट जोड़ना है। जो दिया है जैसे प्लस, संयोजन शक्ति में क्या करना है डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे कि 12 है 12 लिख दिया, और क्या शक्ति, संयोजन शक्ति मतलब P बराबर F1 F2, इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ते जाओ। 12 लिख दिया, और क्या दिया है माइनस में 10 दिया है तो माइनस में 10 लिख दिया। 12 माइनस 10 क्या होती है 2 रहती है, तो आंसर में क्या आ गया 2 आ गया। 12 माइनस 10 2। बिजली के बल्ब पर इतना वोल्ट है और इतना वाट अंकित है, तो प्रतिरोध तो ओम का फॉर्मूला क्या रहता है V समानुपाती I, V बराबर IR, V बराबर IR। लिख लो पहले, लिख लो। वोल्ट दिया है मतलब V दिया है, ठीक है, वाट दिया है, I दिया है और R दिया है। हमें तो ये पता है कि V समानुपाती I क्या रहता है, V समानुपाती I ओम का फॉर्मूला रहता है। ओम का फॉर्मूला V समानुपाती I रहता है, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो हम V बराबर IR बोलने लगते हैं। शक्ति के फॉर्म में हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है। शक्ति के फॉर्म में देखिए P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होगा VI, और I यहां से I क्या निकल जाएगा आपका P बराबर VI, और I बराबर क्या हो जाएगा, I निकालो यहां से आप, I बराबर V/R हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा। तो अब आप इसमें रख दीजिए ये शक्ति के फॉर्मूले में P बराबर V, और I बराबर क्या होता है I होगा V/R। तो ये कितना बन जाएगा, I जब V/R रखोगे आप तो ये बन जाएगा P बराबर V²/R, और ये शक्ति का फॉर्मूला हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आए। तो हमें अगर ऐसा सवाल मिले बिजली के बल्ब और उसमें अगर 440 वाट और 220 वाट दिया है, मतलब शक्ति दी है P और वोल्ट दिया है V, और प्रतिरोध पूछ लेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर V²/R, ये वाला लगाएंगे। P क्या है 440 और V क्या है 220 गुणा 220 डिवाइडेड बाय R। तो इसको हम सॉल्व
कर लेंगे। तो P बराबर v²/r से हमें आंसर लगाना है, क्या आ जाएगा 840। सर्किट भाई है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर्किट में एक बिंदु दूसरे बिंदु तक 4 कूलम आवेश प्रवाहित करता है। तो किया गया कार्य के 3 फॉर्मूले mgh कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और कार्य बराबर क्या, ये देखिए विद्युत धारा के फॉर्म में क्या रहता है, कार्य का मतलब किया गया कार्य पूछा है हमसे। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 4 कूलम आवेश, अब हमें क्या दे दिया, आवेश दे दिया, कितना दे दिया 4 कूलम। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे दिया, भी क्या दे दिया हमें 8 वोल्ट दे दिया, भी क्या दे दिया हमें 8 वोल्ट दे दिया, और पूछ के लिए उसने किया गया कार्य। तो देखो V बराबर W/Q, क्योंकि यहाँ पर mgh कार्य वाला तो लगेगा नहीं, ना m दिया ना g दिया, और यहाँ पर ना विस्थापन हुआ तो वो नहीं लगा है। तो तीसरा फॉर्मूला कार्य का लगेगा, जो कि हम पढ़ के आए हैं। कहाँ पर पढ़ के आए हैं, ये देखिए मैंने इसलिए आपको पहले सब कुछ बता दिया था कि ये आपको याद रखना है। कार्य के 3 फॉर्मूले रहते हैं, W बराबर QV, और V अगर इस तरफ चला जाएगा तो W/Q आ जाएगा। तो ये मैं पहले ही इसलिए ही सब क्लियर करते हुए जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपको रहे ना। तो क्या हो जाएगा, W बराबर 8 चौको 32। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। इसमें उत्पन्न करंट पहले लिख लो ताकि फॉर्मूला दिखे। क्या बोला है, 4 कूलम मतलब Q दिया है, T दिया है सेकंड, और उत्पन्न करंट पूछा है मतलब I पूछा है। तो QIT ये किस में दिखता है, Q बराबर क्या होता है IT, विद्युत धारा का फॉर्मूला पिछली स्लाइड में है, रिवीजन करना। करंट पूछा है मतलब I पूछा है, T इस तरफ हो जाएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा QT। Q क्या दिया है 4 और T है 2, आंसर आ जाएगा। किसी तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा, 4 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है, तार से करंट का प्रवाह 2 एम्पियर है। तो ये है क्या, ये है ओम का नियम, और ओम का नियम क्या कहते हैं, V समानुपाती I, V बराबर IR होगा। बस अब दिए हुए पात्रों में आपको रख देना है, क्या वैल्यू रख देना है, तो रख दो। क्या क्या दिया है, V दिया है 4 एम्पियर, I क्या दिया है 2, प्रतिरोध पूछा है प्रतिरोध R, तो 4 बराबर 2 गुणा R, तो 2 इस तरफ चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। 440 वोल्ट विभवांतर पर इतनी धारा प्रवाहित होती है, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए आप। तो आप ये भी बता दोगे क्या, अभी करके आए V समानुपाती I, V बराबर IR, तो डायरेक्ट आप प्रतिरोध बता देना। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान, ये लास्ट टाइप है अपना, और ये सब क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं हम सारे टाइप के इसमें लेकर आए हैं। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान इतना है, तो इसने पूछा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला स्मॉल g बराबर कैपिटल GM/r² होता है। ये लिखा है आपके सामने, स्मॉल g बराबर कैपिटल GM/r² होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित क्या पूछेगा, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और नई वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और दोस्तों इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और भी बड़ी वीडियो अच्छे टॉपिक पर जो पूछे जा रहे हैं वो मैं सारी वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूं। तो इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। आपको लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना है कि क्या लेकर आना है अगला वीडियो। वैसे मैं मैथ की मैराथन और इंग्लिश की मैराथन लेकर आ रहा हूँ। ग्रह जिसका द्रव्यमान इतना त्रिज्या और द्रव्यमान है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ। इसने ये बोला है कि आपका जो फॉर्मूला है G = कैपिटल GM/r², है ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कि हम द्रव्यमान को भी आधा कर रहे हैं, मतलब स्मॉल m बराबर भी 1/2 कर रहे हैं, और त्रिज्या को भी आधा कर रहे हैं। तो अब बताओ होगा क्या, तो हमने कहा ठीक है रख के देख लेते हैं। स्मॉल g बराबर कैपिटल G वैसा का वैसा रहेगा, m क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि आधा कर रहे हो आप, तो 1/2 ये m हो गया, 1/2 m हो गया। त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी, 1/2 तो ठीक है, लेकिन r 1/2 है, r² क्या हो जाएगा इंटू 1/2 r²। सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कट गया, अभी भी बचा 1/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्मॉल g बराबर 2 गुणा कैपिटल GM/r², ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का त्वरण
अब के त्वरण का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान इतना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के समान है तो k गुना हो जाती है, k गुना हो जाती है। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगना है। अब बोल रहे हैं ये कि m भी दुगना ले लो और क्या ले लो, r भी दुगना ले लो, r भी दुगना ले लो। ठीक है, ले लेते हैं, रख दो। स्मॉल g बराबर कैपिटल G, m भी दुगना मतलब 2m, r भी दुगना, स्मॉल g बराबर क्या होता है हमारा कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब r भी क्या बोल रहे हैं, ये दुगना ले लो मतलब 2r ले लो, और r स्क्वायर है हमारे पास तो क्या हो जाएगा 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर। तो ये क्या दो से ये कट जाएगा तो 1/2 क्या आ जाएगा, स्मॉल g बराबर 1/2 कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। कहने का मतलब ये आ गया हमारा कि आधा हो जाएगा, तो k का मान क्या होगा, आधा। ये देखो आधा, और ये तो g है, नया वाला ये है तो ये हो जाएगा आधा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना